तो जानेंगे यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। यहाँ पर ये किस तरीके से भारत के लिए एक गेम चेंजर पॉइंट यहाँ पर साबित होगा, इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। सारे पहलुओं की यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो इस चीज को किस नजरिए से देखती है और यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, हमारी विपक्षी दल, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हम सारे ही आयामों को इस लेक्चर में कवर करेंगे। रिसेंटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट किया है वन नेशन वन इलेक्शन को। यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसकी जो रिपोर्ट है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने यहाँ पर इस चीज की सिफारिश दी थी। ये चीज हमको 2023 में देखने को मिलेगी, ये रिपोर्ट, जिसको अब यहाँ पर हम देखेंगे कैबिनेट ने इस चीज को मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। वन नेशन वन इलेक्शन का असल में क्या मतलब होता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, म्यूनिसिपैलिटी है और पंचायत है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 3 लेवल गवर्नमेंट इंडिया में आपको देखने को मिलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इन सभी के जो है एक साथ यहाँ पर चुनाव होंगे, ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन में किस तरीके से ये चीज लागू होगी, इस चीज को हम कवर करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन थे। इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करी थी मार्च 2023 में, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया था एक साथ पूरे देश में इलेक्शन कराने के बारे में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है भारत की, वहां पर सारी की सारी बॉडीज की इंडिपेंडेंटली आपको टेन्योर बेस्ड, टर्म बेस्ड यहाँ पर साइकिल देखने को मिलेगी इलेक्शन की, जो कि इनके कार्यकाल पे निर्भर होते हुए हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जानेंगे क्या रिकमेंडेशन दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जो कमेटी थी। उन्होंने यहाँ पर बताया 2 फेज में वन नेशन वन इलेक्शन को जो है हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, फेज 1 और फेज 2। यहाँ पर जो हमारा फेज 1 होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ यहाँ पर इलेक्शन होंगे। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि राज्यों की यहाँ पर इस चीज के लिए फेज 1 को लागू करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। फेज 2 में हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो यहाँ पर 100 दिन में जो है खत्म होंगे, 100 दिन के अंदर ये खत्म होंगे। जनरल इलेक्शन या हम कहें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ 100 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज के चुनाव हमको करने होंगे। इस चीज के लिए यहाँ पर राज्यों की अनुमति लेना जरूरी है, जो कि 50% से ज्यादा राज्यों की अनुमति लेना फेज 2 के लिए यहाँ पर अनिवार्य बताया है इस कमेटी की रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टोटल 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस चीज को लागू करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्टोरल को जो है बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन इलेक्टोरल आईडी, जो हमारा वोटर आईडी होता है, उसको कॉमनली यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। सारे के सारे 3 लेवल्स जो हमने देखे, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के लिए, तीनों ही लेवल के लिए यहाँ पर हमको कॉमन इलेक्टोरल आईडी, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड हमको यहाँ पर बनाने होंगे। लॉजिस्टिक और प्लानिंग की बात करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पूरा एस्टिमेट बताएगा कि कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस, ईवीएम्स और वीवीपैट्स की कितनी जरूरत होगी। ये चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशंस के साथ डिस्कस करके यहाँ पर ओवरऑल एस्टिमेट बताएगा, ताकि स्मूथली यहाँ पर पूरे देश में एक साथ चुनाव कंडक्ट किए जा सके। यहाँ पर जो हंग असेंबलीज और यहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंस जैसी जो इश्यूज हमको देखने को मिलती है, अगर ये सारे केसेस होंगे हंग पार्लियामेंट और असेंबलीज के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे फॉर दी अनएक्सपायर्ड टर्म। यहाँ पर जो बचा हुआ कार्यकाल है सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे, रेदर देन फुल टर्म इलेक्शन। जो चीज यहाँ पर हंग असेंबलीज और नॉन कॉन्फिडेंस जैसी इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन में हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तर्क और लाभ वाली जो बातें हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल सेविंग्स। यहाँ पर जो
यहाँ पर जो फ्रिक्वेंट इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट को मोटा पैसा जो है खर्च करना होता था और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी ज्यादा पैसे खर्चते थे फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस के कारण। ये चीज यहाँ पर फाइनेंशियल सेविंग, वित्तीय बचत के रूप में हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। गवर्नेंस स्टेबिलिटी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबलीज जैसे नॉन कॉन्फिडेंस जैसी चीजें यहाँ पर खत्म होते हुए हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए जाते थे भारत में, वो यहाँ पर आचरण संहिता जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली लागू नहीं होगी, जिस वजह से गवर्नेंस स्टेबिलिटी हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रिडक्शन ऑफ वोटर फटीग, ये चीज हमको देखने को मिलेगी। जो मतदाता है उनमें थकान की कमी होना, यहाँ पर एक बर्डन जो होता था वोटर्स के ऊपर कि जो है बार बार जो है इलेक्शन में वोटिंग यहाँ पर फ्रिक्वेंटली होती रहती थी, कभी म्यूनिसिपैलिटी में हो रही है, कभी पंचायती राज में हो रही है। तो यहाँ पर जो वोटर फटीग है वो कम होगी और यहाँ पर वोटर्स का ग्रेटर पार्टिसिपेशन हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हमको ओवरऑल देखने को मिलेगी देश में, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ओवरऑल वन नेशन वन इलेक्शन के ये सारे फायदे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस चीज को किस तरीके से देखती हैं, उनका क्या नजरिया है, यहाँ पर समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल बाइस जो अपोजिशन का कंसर्न है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये रूलिंग पार्टी को फेवर करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर नेशनल और स्टेट्स के जो इशू है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे वोटिंग टाइम पे। यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों के और केंद्र के अलग अलग मुद्दे हुआ करते थे वो यहाँ पर एक मिक्सअप होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि वोटिंग बिहेवियर को चेंज करेगा। ये चीज हमको यहाँ पर चुनौती के फॉर्म में देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को देखें तो ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन्होंने बताया है कि इतना सारा लॉजिस्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम को लागू करने में। ये सारी बातें अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसिज्म के रूप में कही हैं। ये चीजें हमको वन नेशन वन इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ में इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। 1967 तक भारत में जो इलेक्शन हुआ करते थे, जो चुनाव हुआ करते थे, वो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर ही एक साथ ही यहाँ पर चुनाव हुआ करते थे। यहाँ पर लेकिन जो है प्री मैच्योर डिसॉल्व हुए, यहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंस के कारण कई राज्यों की सरकारें गिरी और इस वजह से जो है अलग अलग कार्यकाल बनता गया, जिस वजह से फिर ये सारी जो इशू है अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम में इलेक्शन होना, इसकी शुरुआत यहाँ से हमको देखने को मिलती है। एडिशनल टेकअवेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीजेपी का ये एक प्रोपेगेंडा रहा है। उन्होंने 2014 से ही अपने मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन को बताया था। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को अब एक्सेप्ट किया है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होंगे, ये चीज हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लास्टली यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।